डियर स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा बेटा? पॉल्यूशन रहेगा कि क्या होता है पॉल्यूशन। आपने छोटे क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सोइल पॉल्यूशन का। तो इसका मतलब क्या होता है, हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो, सबकी डेफिनेशन एक ही आएगी। हम यहाँ पे 3 पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो क्या आएगी? एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, तो जरूरी नहीं है, एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं विच आर एडेड इनटू, किस में ऐड हो गए हैं? वाटर में ऐड हो गए हैं, सॉइल में ऐड हो गए एंड एयर में। ये ऐड हो गए, इसका मतलब ये ना कि क्या वैसे से चेंजेस, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होनी शुरू हो जाती है। भी आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, आपने वाटर पढ़ा है, वाटर की क्या क्या केमिस्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना। तो अब जो नॉर्मल है सारी चीजें तो उसकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन ऐड हो गई अलग चीजें, तो उसके अंदर क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? विच चेंज, which are added into water, soil and air and change their physical and chemical properties. कैसी प्रॉपर्टी चेंज कर दी उन्होंने? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दी है। एंड बिकेम, भाई अब नॉर्मल एक पानी था हमारे पास, बिल्कुल नॉर्मल वाटर था, इमेजिन करो, हमने उसके अंदर केमिकल डाल दिया और वो पानी हमने पी लिया है। क्या वो हमारे लिए सही होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, हमें बीमारी कर सकता है, हमारे लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमने क्या कहा? देखो, एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस व्हिच आर एडेड इनटू एयर, वाटर, सॉइल एंड चेंज देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बिकेम अनफिट या हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एंड हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चीज क्या कहलाई जाएगा? इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। क्या कहलाया जाता है बेटा? वो पोल्यूशन कहलाया जाता है। आगे ना मेरी बात समझ में, हमने क्या कहा? एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस व्हिच आर एडेड इनटू एयर, वाटर एंड सॉइल। चलो एयर को हम पहले लिख देते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है बेटा, एंड चेंज देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज विच बिकम हार्मफुल या विच बिकम अनफिट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चीज क्या कहलाया जाएगा? पॉल्यूशन कहलाया जाएगा। अगर आपकी डेफिनेशन आती है एयर पॉल्यूशन, तो आपको क्या लिख देना? एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस व्हिच आर एडेड इनटू एयर। ये दो चीजें नहीं लिखनी है, चेंज देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बिकम हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आता है वाटर का तो एयर और सॉइल मत लिखना, अगर आ जाता है सॉइल का तो वाटर और एयर नहीं लिखना है हमें। आगे मेरी बात सुनो, तो पॉल्यूशन मतलब एयर, वाटर और मेनली यही मेन पॉल्यूशन होते हैं। तो जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस ऐड हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, और प्रॉपर्टी चेंज होते ही वो हार्मफुल हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉल्यूशन कहेंगे बेटा। ठीक है, एंड द सब्सटेंस, अनडिजायरेबल सब्सटेंस है ये, द अनडिजायरेबल सब्सटेंस which cause pollution, उन्हें हम क्या कह देते हैं? कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स। क्या कह देते हैं बेटा? उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कह देंगे। क्या कह देंगे? पॉल्यूटेंट्स, मतलब द सब्सटेंस व्हिच कॉज द पॉल्यूशन आर नॉन एज पॉल्यूटेंट्स। इतने मेरी बात समझ में आई बेटा? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे 9th क्लास के अंदर जो पॉल्यूशन दिए हुए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन है। आप नॉइस से भी, नॉइस का आवाज भी एयर में, एनवायरमेंट में आती है तो नॉइस पॉल्यूशन, लेकिन मेन ये 3 पॉल्यूशन है हमारे सिलेबस के अंदर। एयर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने एयर का रोल पढ़ा, एटमॉस्फेयर पढ़ा, उसकी लेयर्स पढ़ी, ट्रोपोस्फेयर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? मूवमेंट ऑफ एयर पढ़ा, विंड का, रेन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सीधा एयर पॉल्यूशन करके लिखा हुआ है। कौन सा पॉल्यूशन लिखा हुआ है बेटा? एयर पॉल्यूशन लिखा हुआ है। ओके, तो हमारे पास में आते हैं कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। तो मैंने क्या कहा? डेफिनेशन आ गई, तब क्या कहेंगे? एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, जल्दी जल्दी लिखेंगे अब हम। देखो बेटा, याद हो गया होगा आपको, एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस एडेड इनटू, कहां पे ऐड हो गया है? एयर में, विच चेंज देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and become
या बिकेम हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेन हार्मफुल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स पे भी हो जाएंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे। हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एयर पॉल्यूशन। ठीक है बेटा। एंड द पॉल्यूटेंट्स, द substance which cause एयर पॉल्यूशन, उसे हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? एयर पॉल्यूटेंट्स कह देंगे। क्या कह देंगे उन्हें हम? एयर पॉल्यूटेंट्स कह देंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में बेटा? गुड। तो हमें थोड़ा सा यहाँ डिटेल में एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ध्यान देंगे सारे बच्चे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा हमारे पास में। एयर पॉल्यूटेंट्स की टाइप बहुत ज़्यादा आती है बेटा, ध्यान से करना। अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। आपको सबको पता है हम 3 तरह की फिजिकल स्टेट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें हम इसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं बेटा। पहला हम क्या कर देते हैं? गैसियस फॉर्म के अंदर गैसियस पॉल्यूटेंट कहलाए जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? गैस से आप समझ रहे हैं कि द पॉल्यूटेंट विच आर इन द फॉर्म ऑफ गैस। जो पॉल्यूटेंट किसकी फॉर्म में है बेटा? गैस की फॉर्म में। द पॉल्यूटेंट विच आर इन गैस फॉर्म, जो गैस की फॉर्म में होंगे उसे हम क्या नाम दे देंगे? गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स। ठीक है। अगर हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हमने NOx लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए। मतलब NO2 हो जाएगा, NO3 हो जाएगा, या NO नाइट्रस ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ट्राइनाइट्रोजन ऑक्साइड। पता है सारे बच्चों को? तो ये सारी चीजें यहाँ हमने SOX कहेंगे, क्या हो जाता है बेटा? ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 SO3 हो सकते हैं। तो जो गैस के फॉर्म में होंगे उसे हम क्या कह देंगे? गैसियस पॉल्यूटेंट्स कह देंगे। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो क्या कहते हैं? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि द पॉल्यूटेंट्स विच are in the form of solid and liquid, जो सॉलिड एंड लिक्विड की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उन्हें? हम पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। जो गैस की फॉर्म में था गैसेस नाम दिया गया, जो सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में था उसे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट कहा गया। फिर इसको फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको भी 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक होते हैं सेटेबल पॉल्यूटेंट्स, आपने सुना होगा, पार्टिकुलेट सुना होगा कहीं ना कहीं। अब अगर आपने ये नहीं तो ये जरूर सुना होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। सेटेबल का मतलब क्या होता है? इसका साइज लार्ज होगा, मतलब क्ले से 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर से साइज क्या होता है? जिसका बड़ा होता है, और वो सेट हो जाते हैं एयर के अंदर, सेटेबल हो जाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? मतलब भाई हैवी के अंदर थे, वेट के अंदर, तो एक जगह सेट हो गए, नीचे की तरफ ही आ जाते हैं। तो उसे हमने क्या नाम दिया? सेटेबल नाम दिया बेटा। क्या नाम दिया? सेटेबल नाम दिया। और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट अगर हम बात करेंगे, थोड़े छोटे साइज के होते हैं ये, और एयर में सस्पेंड, एयर के साथ साथ फ्लो करते रहते हैं, कि विच आर सस्पेंडेड इनटू एयर, which are suspended into air। जैसे कि डस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, डस्ट सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, मिस्ट हो सकता है। मिस्ट का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एरोसोल से रिलीज होते रहते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में होगा उसे हम क्या नाम देंगे? मिस्ट।
जो सूट होता है, सूट का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं, ऐसे निकलती है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, सूट, जो सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, इनका थोड़ा साइज छोटा होगा, इसमें जो क्ले है, लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सटेबल के अंदर आ जाते हैं, और सस्पेंडेड में जिनका साइज छोटा होता है और वो एयर के में सस्पेंड रहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं। ठीक है, आपने एसपीएम सुना होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एक्चुअल में जो ये क्या होते हैं, साइज में नॉर्मल होते हैं बट एयर में सस्पेंड रहते हैं। ठीक है, डस्ट, मिस्ट एंड सूट। मिस्ट एक्चुअल में कैसी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और सूट किसकी फॉर्म में, सॉलिड धुएं की टाइप में रिलीज होता है। ओके बेटा, और डस्ट भी हमारे पास ऐश है, ये सब चीज एरोसोल्स आते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो ये सारी चीज क्या कहलाई जाती है बेटा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स कहलाए जाते हैं। क्लियर, आगे मेरी बात समझ में? तो हमने पहली टाइप पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट की गैस की फॉर्म में था या फिर लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म। गैस की फॉर्म में गैसियस पार्टिकुलेट हम क्या कहेंगे, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन नेचर। इसको हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया। एक हम क्या कहेंगे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। एक हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, ये उसी फॉर्म में नेचर में रहते हैं जिस फॉर्म में रिलीज हुए। ठीक है बेटा, मतलब जिस फॉर्म में ऐड हुए, जैसे कि अगर हम बात करें भाई कोई हमने जलाया है किसी चीज को तो CO2 निकली है उसे, तो वो CO2 की फॉर्म में डायरेक्ट जिस फॉर्म में दे परसिस्ट इन द नेचर इन विच दे एडिड, जिस फॉर्म में वो ऐड की गई उसी फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट, उसे हमने क्या कहा, पार्टिकुलेट का है बेटा। CO2 हमने किसी चीज को बर्न किया, CO2 रिलीज हुई, CO रिलीज हुई, या हम DDT पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं तो DDT की फॉर्म में वैसे ही प्रेजेंट होता है। ऐसे पॉल्यूटेंट, the pollutant these persist in the form in which they added, जिस फॉर्म में वो ऐड हुए हैं, ठीक है, उसी फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेंगे, वो चीज क्या कहलाई जाती है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल जो हम DDT वगैरह स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, कॉमन एग्जांपल इंसेक्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे कर तो एयर में चले जाते हैं इस तरह से। या अगर हम बात करेंगे गैसियस फॉर्म के अंदर, उसने रिएक्ट नहीं किया है, काफी रिएक्ट भी कर जाएंगे तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देंगी। अगर प्राइमरी की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट कह देंगे। और फिर जो गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, CO2 हमने कहा, ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर का, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन का, हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स, एस लगा देंगे, कार्बन्स, मीथेन हो सकता है, ठीक है, इथेन, ये सारी चीजें जो भी है, तो इसे हमने क्या नाम दिया बेटा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का। सेकेंडरी अगर हम बात करेंगे, सेकेंड हमने क्या कहेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहेंगे बेटा, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, विच वन इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, विच वन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, क्या होंगे। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, दे रिएक्ट विद द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, या प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में रिएक्ट हो जाते हैं और एक नया पॉल्यूटेंट बना देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मींस दीज आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स के रिएक्शन से जो एक नया पॉल्यूटेंट बनेगा वो पॉल्यूटेंट क्या कहलाया जाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाया जाता है। अगर मैं आपको बात करूं फोटोकेमिकल स्मोक, क्या कहा मैंने बेटा, फोटोकेमिकल स्मोक। आप एसिड रेन पढ़ा होगा आपने, एसिड रेन कुछ नहीं, एसिड रेन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, परऑक्सीएसाइल नाइट्रेट, PAN, परऑक्सीएसाइल, परऑक्सीएसाइल नाइट्रेट। हालांकि PAN ये बना के फोटोकेमिकल स्मोक भी बनाते हैं, बट PAN एक इंडिविजुअल भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, जो किससे बनता है, हाइड्रोकार्बन से बनता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से मिलके क्या बनता है, पैन बनता है, परऑक्सीएसाइल नाइट्रेट बनता है। तो ये अपने आप में भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, बट ये दूसरे पॉल्यूटेंट से भी रिएक्ट हो जाता है और एक और पॉल्यूटेंट बना देगा, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक।
ये मेरी चीज समझ में आई। प्राइमरी पॉल्यूटेंट हमने क्या कहा, विच परसिस्ट इन नेचर एज इट इज इन द फॉर्म इन विच दे एडेड, जिस फॉर्म में ऐड किए जाते हैं उसी फॉर्म में नेचर में है, उन्हें हमने क्या कहा प्राइमरी पॉल्यूटेंट। डीडीटी, पेस्टिसाइड्स वगैरह अगर नॉर्मल गैसेस हैं, अगर किसी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और दूसरा पॉल्यूटेंट बना देगी तो वो पॉल्यूटेंट क्या कहलाए जाएंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। फोटोकेमिकल स्मॉग, एसिड रेन, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। आपका मोस्टली क्वेश्चन दिया जाता है विच वन इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। कोई भी इस तरह की नॉर्मल गैस लिखी मिलेगी, आपको पता भी रिएक्ट करके नहीं हो रखी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगी। और इस तरह की ये दो चीज हमेशा याद रखना, पेन को भी याद रखना है, ये क्या कहलाई जाएगी बेटा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाई जाएगी। जो हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको फोटोकेमिकल स्मोक बताती हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके बेटा, फोटो केमिकल स्मोक, बहुत बच्चे क्या कहते हैं, स्मोक प्लस फोक बोल देते हैं और क्या कह देंगे उसे, स्मोक बोल देंगे, गलत है। फोक का मतलब आपको सबको पता है, जैसे आप धुंध कहते हैं, वाटर वेपर्स अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये तो सर्दी में होनी चाहिए। लेकिन आपने कभी देखा है दिवाली के आसपास जब इतने ज़्यादा पटाखे छुटाए जाते हैं, क्रैकर्स होते हैं, तो अगर आपने नोट किया हो, ध्यान देना बेटा, आजकल 3-4 साल के अंदर कंटिन्यूसली न्यूज़ आती है, स्पेशली इन दिल्ली के अंदर, कि वहाँ पे ऐसा स्मोग है, स्मोग फोग नहीं, उस टाइम थोड़ी ना धुंध, सर्दी तो पड़ी नहीं रही, धुंध तो है ही नहीं, तो एट दैट टाइम वो एक स्मोग कहलाई जा रही है, जब एयर पॉल्यूटेंट अबंडेंट मात्रा के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। और सोलर लाइट इंटेंस क्या होती है बेटा, इंटेंसन, ये तो अलग दो, देखो आप एक चीज नोट करना, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मेनली दिल्ली है, बॉम्बे है, कोलकाता वगैरह है, वहाँ पे ब्राउन एयर दिखाई देती है, एटमॉस्फेयर में ब्राउनिश कलर का एटमॉस्फेयर दिखाई देता है। लेकिन अपने यहाँ पे भी देखना, दिवाली के आसपास जो हम नॉर्मल सिटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे रेवाड़ी के आसपास देखना इस तरह से, तो आपको वहाँ पे ग्रेस कलर दिवाली की, क्योंकि मैं उस बहुत ज़्यादा अबंडेंट पॉल्यूटेंट निकलते हैं, तो उस टाइम आपको ग्रेस एयर दिखाई देती है, और कुछ नहीं, वो फोटोकेमिकल स्मोग होता है। ये सोलर लाइट इंटेंशन पर डिपेंड करती है, जब ज़्यादा इंटेंसिटी, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी प्रॉपर लाइट आ रही है, थोड़ा एटमॉस्फेयर फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाती है सोलर लाइट की, तो वहाँ पे ये गैसेज ब्राउन कलर का दे देती है, और जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे ग्रेस कलर में दिखाई देती है, तो ये उस टाइम पे स्मोग होता है बेटा। क्या होता है, स्मोग। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन सोलर रेडिएशन इज इंटेंस, प्रॉपर आ रही है वहां पे, कम अलग अलग हाई एंड लो के अंदर इंटेंसिटी आ रही है यहाँ पे, इन मेनली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, द पॉल्यूटेंट रिएक्ट्स एंड फॉर्म स्मोक, एंड फॉर्म स्मोक, और ये स्मोक लाइट के कारण हो रही है, इसलिए स्मोक को हम क्या कह रहे हैं, फोटोकेमिकल स्मोक कहेंगे। वाटर के कारण हाइड्रो वाला नाम दिया जाता है, जहाँ पे फॉग, नॉर्मली फॉग आती है, यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक कहा है। एक आपके में याद रखना, फोटोकेमिकल स्मोक जो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसमें जो मेनली पॉल्यूटेंट रिएक्ट होते हैं, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, याद रखना है बेटा आपको, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट प्लस ओजोन रिएक्ट हो जाती है, क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन, एन प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये किसकी फॉर्म कर देगी, स्मॉग की फॉर्म कर देती है। तो याद रखना, फोटोकेमिकल स्मॉग इज मेनली फॉर्म्ड बाय द पीएन, कॉम्बिनेशन पूछते हैं, पेरोक्सीसाइल नाइट्रेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड ओजोन का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो किसकी फॉर्म बना देती है, स्मॉग। जब सोलर लाइट इंटेंसिटी लो होती है, लो सोलर लाइट इंटेंसिटी कम है, एट दैट टाइम दिस फोटोकेमिकल स्मॉग इज नोन एज ब्राउन एयर। तो ब्राउन एयर और कुछ नहीं, ब्राउनिश कलर का ध्यान देना आप अपना, यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग है और कुछ नहीं, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। आपकी बार दिवाली पे अगर आप ध्यान देना, जरूर ध्यान देना बेटा, आप भी न्यूज देखते हो, तो लास्ट टाइम ना 7 या 8 दिन के अंदर वही पानी को स्प्रे कर करके वो नीचे सेटलमेंट किया गया था, ताकि वो नीचे की तरफ सेट हो जाए, तो क्लीन की गई थी, पता है ना आपको। और यहाँ आपके अपने यहाँ पे अपने लोकल एरियाज के देख लेना, आपको ग्रेस, क्योंकि यहाँ पे फिर भी पॉल्यूशन कम है, ग्रे एयर दिखाई देती है यहाँ पे। एक तो पहले इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन, फिर क्रैकर्स का हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर लाइट इंटेंसिटी हाई होगी
क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आ जाती है, तो एट दैट टाइम में यही एयर क्या नाम दी जाती है, ग्रे एयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रे एयर। आपको ये याद रखना, ग्रे एयर एंड द ब्राउन एयर को क्या कहा जाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग हमने क्या किया, किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, कौन कौन सी गैसेज होंगी, परऑक्सीएसाइल नाइट्रेट, मैंने पीएन अभी बताया, ये किससे बनती है भाई, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन से बनेगी। ओजोन और ये दोबारा से कंबाइन हो गया तो क्या बना देगा, स्मॉग। लाइट का जिसके हम फोटोकेमिकल स्मॉग नाम दे रहे हैं। अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो ब्राउन एयर होती दिखाई देती है, उसका रंग ब्राउन कलर का दिखाई देता है, और ज्यादा होगी तो कैसा दिखाई दे देता है, ग्रे कलर का दिखाई दे देता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन, इनके इफेक्ट वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके बेटा। एसिड रेन कहते हैं। अब अगर मैं सीधी सी बात करूं, एसिड रेन आपको पता है, बारिश, यहाँ रेन का मतलब अभी मैं बताती हूँ, एसिड रेन मतलब यहाँ पे बारिश मत समझना, ये डिपोजिशन इसकी दो वे में हो सकती है, वेट एंड ड्राई डिपोजिशन हो सकती है। एसिड रेन का मतलब क्या होता है, व्हेन द एयर पॉल्यूटेंट मेनली ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या SO2 या SO3, या अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन सी गैस होती है इन्वॉल्व और किस तरह से होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। या अगर मैं बात करूं वॉलेटाइल कार्बन्स भी, कार्बन मॉलिक्यूल्स, जो वॉलेटाइल गैस के फॉर्म में कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी हो सकते हैं, बट मेन होते हैं दीज आर SOX एंड NOx। हमने लगा दिया भाई, SOX हमने क्या कहा बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर, SO2 SO3, या NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, या नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, कि कोई भी एक हो सकता है। जब ये एयर के अंदर अबंडेंट प्रेजेंट में होते हैं, देन दे रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल। किसके साथ, वाटर तो प्रेजेंट है वेपर की फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, दे फॉर्म द एसिड। और कौन से एसिड बना देते हैं, इससे रिएक्ट होती तो क्या बना देंगे, नाइट्रिक एसिड बना देंगे। इससे रिएक्ट होती तो मेन कौन सी एसिड बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, HNO3 एंड H2SO4, ये वाले एसिड बना देते हैं। तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एसिड रेन कह रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए एसिड रेन में जो मेन, ये तो रेयर अमाउंट है लेकिन इसे भी याद रखना, ये भी कर सकती है और दूसरा ही एसिड बना के, ठीक है। तो आप कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ पे आपको मेन होती है ये वाली गैस SOX एंड NOx। जब ये अबंडेंट प्रेजेंट होती है तो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगी और एसिड बना देगी, ठीक है। नाइट्रस के साथ में नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक के साथ, सल्फर के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। तो जिसे हमने क्या नाम दिया, एसिड रेन का। अब ये एसिड रेन की जो डिपोजिशन होती है ऑन द अर्थ सरफेस, डिपोजिशन ऑन अर्थ सरफेस, ये दो वे में होती है, या तो होती है ड्राई डिपोजिशन, और याद रखना 60% डिपोजिशन ड्राई डिपोजिशन ही होती है, और एक होती है वेट डिपोजिशन। एक क्या होती है, वेट डिपोजिशन, और एक क्या होती है, ड्राई डिपोजिशन होती है। ड्राई का मतलब, कभी अगर आपने गर्मी के मौसम में, आप कभी सर्दी में भी, नहीं गर्मी में आएगी, कभी सर्दी के मौसम में आप बाहर बैठे तो किसी ने कभी नोट किया, अभी मैंने नोट किया, येलो कलर की सी ड्रॉप कभी आपके ऊपर पड़ी हो। चलो इतना भी नहीं है तो अब तो चलो बारिश भी आ रखी है आपने आसपास, या फिर मतलब महीना 1.5 महीना हो गया बारिश नहीं आई है, और अपने उस टाइम पे दीवारों को देखना, जो हमारी छत की दीवारें होती है उसके ऊपर आपको ड्रॉप्स टाइप में दिखाई देती है। बारिश तो भी क्लीन होगी लेकिन येलो इस कलर के ऐसे ड्रॉप के फॉर्म में दिखाई देगी, एक्चुअल में वो ड्राई डिपोजिशन होती है, क्योंकि वो ड्राई एयर के अंदर बन चुका है, वो एसिड बन चुका है, वो हैवी वेट में हो रहा है तो वो फ्लो नहीं कर पा रहा, तो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है बेटा। उसे हम क्या नाम देते हैं, ड्राई डिपोजिशन ऑन द अर्थ सरफेस। और वेट का मतलब क्या है, जब भाई अबंडेंट प्रेजेंट और बारिश आ रही है, बारिश के साथ में जब डिपोजिशन होगी, वाटर के साथ में जब डिपोजिशन होती है ऑन द अर्थ, तो वो डिपोजिशन क्या कहलाई जाएगी, वेट, जिसे आप कॉमनली एसिड रेन उसे ही बोलते हो। बारिश है वो, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, कहते हैं ना पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए, इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है। क्यों पहली बारिश में, पहले देखो आपके जो दादा वगैरह इस तरह से कहते हैं कि जैसे पहली भाई अब बारिश आ रही है, 1.5 महीने बाद बारिश आई है, फिर मेन मानसून के पीरियड में जब बारिश आती है तो आपके घर वाले अगर जो बुजुर्ग लोग हैं कहेंगे पहली बारिश में नहीं नहानी चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, उसमें अबंडेंट, क्योंकि एयर में प्रेजेंट थी वो
डिपॉजिट तो हो रही है, लेकिन फिर भी वो बारिश में एक एकदम ज़्यादा आती है। बारिश आपको पता थ्रू आउट ईयर तो होती नहीं है, इसलिए वैसे डिपोजिशन कम है, बट लार्ज अमाउंट में एक साथ आना वो वेट डिपोजिशन से होता है कि वो बारिश एयर अबंडेंट प्रेजेंट थी, तेज तेज बारिश आई और वो उसके ऊपर आई। फिर उसके बाद सेकंड बारिश क्योंकि वो एसिड जितनी थी एयर में वो आ चुकी है, फिर उसके बाद हम लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक कंडीशन फिर आ रही है तो जमा होती चली जा रही है। तो ये सारी चीजें आती है बेटा। ओके, तो हमने क्या था डिपोजिशन, इसका एसिड रेन समझना बेटा। एसिड रेन का मतलब क्या होता है? एसिड रेन इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस such as oxides of the sulfur and oxides of the nitrogen is present abundant in the air, react with the water molecule which form the acid known as the nitric acid and the sulfuric acid। क्वेश्चन याद रखना which gases are involved, मोस्टली आपको ये आंसर मिलेगा। एक बार volatile कार्बन्स भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर में होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, ये कौन सी एसिड बनता है ये भी याद रखना। डिपोजिशन दो फॉर्म में हो सकती है, ड्राई या फिर वाटर वेट डिपोजिशन। ड्राई मतलब सूखे के साथ में आना, ठीक है, कोई बारिश में नहीं आ रही, और वाटर के साथ में जो आएगी इसे हम क्या नाम दे देंगे? वेट डिपोजिशन कह देंगे। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में। अब अगर हम बात करेंगे एसिड रेन के क्या इफेक्ट, हम सब डिस्कस बाद में करेंगे। एसिड रेन को हमारी जो नॉर्मल बारिश होती है वो थोड़ी स्लाइटली एसिडिक जरूर मिल जाती है, ठीक है। H2CO3 गैस ये बनना शुरू हो जाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो उसके कारण CO2 भी प्रेजेंट, मैंने कहा वोलेटाइल ऑफ कार्बन, लेकिन वो लिस्ट होती है। लेकिन जब ये ज़्यादा प्रेजेंट होने शुरू हो जाती है तो हमारी एसिड रेन की pH 5 या बिलो 4 हो जाती है, मिनिमम 4 से नीचे भी होनी शुरू हो जाती है। डिपेंड करता है भाई, इंडस्ट्रियल एरियाज है तो वहाँ ज़्यादा ही एयर गैस रिलीज हो रही है। आगरा में आप लगा लो ताजमहल का खराब होना एसिड रेन माना जा है ही, मतलब एसिड रेन रीजन है, तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट के अंदर। हम नॉर्मल रह रहे हैं, हमारे पास इंडस्ट्रीज है नहीं, तो एज अ नॉर्मल अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट होगा। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में। तो ये मैंने क्या बता दिया? टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स बता दिए, जहाँ मैंने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बताया बेटा। कौन कौन से बताए हैं? गैसियस फॉर्म एंड पार्टिकुलेट, और उसके बाद हमने क्या बनाया बताए हैं? प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, अकरेंस के अकॉर्डिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और नेक्स्ट जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? अगर एक में बताऊं तो स्टेशनरी सोर्स हो सकता है, दूसरा अगर मैं बताऊं तो ऑटोमोबाइल सोर्स हो सकता है। नॉर्मल हम ये सब पढ़ते हैं बेटा, ऑटोमोबाइल सोर्स हो सकता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं, ओके, अदर सोर्सेज भी। स्टेशनरी मतलब जो एक जगह पे खड़े होके पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। भाई एक जगह पे कौन कौन रह सकते हैं? इंडस्ट्रीज, भाई आपने बना दी, एक जगह पे इंडस्ट्रीज रहेगी। हमारा घर है, होम है, ठीक है, बेकरीज वगैरह होती हैं। कहने का मतलब जो एक जगह पे है, इंडस्ट्रीज है, एक जगह पे आपने ये तो होता नहीं कि आपने बना दी ऑटोमोबाइल घूमती रहती है कभी कहीं, ऐसा तो है नहीं। तो इंडस्ट्रीज से जो होता है स्टेशनरी, सबको पता है इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की फॉर्म में मोस्टली है, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन अबंडेंट अमाउंट में रिलीज होती है। होम है, भी होम में हमने चूल्हा जलाया, इस तरह से किया है, तो वो भी हमारे पास उसमें हो गया। बेकरी है, बेकरी में बेक होती है, फर्मेंटेशन वगैरह जो भी चीज़ें की जाती है, ठीक है, उसमें बर्न करवाते हैं, तो उन सब के अंदर क्या होती है? लार्ज अमाउंट के अंदर गैसेज रिलीज होती है। ऑटोमोबाइल मतलब जो मूव करते रहते हैं, इसके अंदर मेनली क्या आते हैं? व्हीकल्स आते हैं। व्हीकल्स अलग अलग तरह के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते रहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी रिलीज करते रहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह भी रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अदर सोर्सेज में, हमने कोई सोर्स है, घर से बाहर हमने से जला दिया है, बर्निंग करते हैं, हम किसी चीज को जलाते हैं तो भी गैसेज रिलीज होती है। अगर हम बात करें जैसे कि मीथेन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं अबंडेंट, जिसके अंदर मेन आती है मीथेन गैस। क्या आती है? मीथेन गैस जो होती है, जो ये लीक की जाती है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये अगर हम बात करेंगे जो मार्सी लैंड होती है या जो फ्लडेड, हालांकि ये अदर सोर्स स्टेशनरी में भी ले सकते हैं, मार्सी लैंड दलदल होता है वहां पे, या अगर हम बात करेंगे फ्लडेड राइस फील्ड, भाई राइस के फील्ड आपने किए लेकिन बाढ़ आ गई और वहाँ पे राइस के प्लांट ऐसे रहे, तो वहां से भी अबंडेंट क्या निकलते हैं? ये मीथेन, लेकिन हर बार नहीं होता, तो इसलिए इसको हम अदर सोर्स के अंदर ले लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, या काफी बार आपने देखा एक्सीडेंटली हो जाता है बेटा, बर्न हो जाता है, नॉर्मल था एकदम से उसके अंदर ब्लास्ट हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, इस तरह से तो भी गैसेस रिलीज हो जाती है बेटा। अगर हम बात करें, आपको सबको पता है भोपाल ट्रेजेडी जो हुई थी दिसंबर के अंदर 1984 के अंदर,
भोपाल ट्रेजेडी, वो भाई बोलते तो एक्सीडेंटली है लेकिन उन्हें पता था जिस तरह से भी है। वहां पे जो गैस निकली थी वो कौन सी निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। वो आज भी कहते हैं, उसका असर आज भी देखने को मिलता है, एयर के अंदर इस तरह से फैल गई है तो आज भी उसका असर देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं बेटा। ओके, तो हमने आपने क्या कहा, अभी देखो आपने देखा रूस के अंदर भी हुआ था, जो लेपकॉन के अंदर जो हुआ था, ब्यूरेट के अंदर, तो ये सब क्या कहते हैं, एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं। तो दीज आर द सोर्सेज। नॉर्मल की हमने स्टेशनरी सोर्स, इंडस्ट्री भी रिलीज करती है, होम भी, हमारा घर भी, बेकरी भी, ऑटोमोबाइल के अंदर जो व्हीकल्स वगैरह हैं, ठीक है। अदर सोर्स अगर हम बात करें, हम जलाते रहते हैं, कोई चीज़ को बर्न करते रहते हैं, हाइड्रोकार्बन जैसे कि मार्सी लैंड है, फ्लडेड राइस फील्ड है, वो भी एक्सेस अमाउंट के अंदर मीथेन गैस रिलीज करते हैं, ये एक्सीडेंटली भी। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल दिया जाता है भोपाल ट्रेजेडी का, जिससे कौन सी गैस रिलीज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुई थी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि फिर बड़ा वीडियो हो जाता है, बच्चों को कहते हैं कि इतना बड़ा वीडियो एक साथ नहीं, जो भी नेट वगैरह में ज़्यादा जीबी लेता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। ओके बेटा, बाकी जो हमारे इफेक्ट ऑफ द किसके एयर पॉल्यूशन, अलग अलग पे इफेक्ट पड़ेंगे, ह्यूमन बीइंग पे अलग पढ़ेंगे, हम प्लांट्स पे अलग पढ़ेंगे, बिल्डिंग्स पे हम अलग पढ़ेंगे, तो सारे इफेक्ट हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसकी रेमेडीज किस तरह से, कंट्रोल, प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट मेथड हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो आज के इस टॉपिक में हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा, हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा, बट मेरे साथ रिवाइज करेंगे। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड इनटू द एयर व्हिच change their physical, chemical and the chemical properties and become harmful to the living organism। उसे हमने क्या कहा, एयर पॉल्यूशन एंड द सब्सटेंस व्हिच कॉज द पॉल्यूशन, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स कह रहे हैं। ये एयर पॉल्यूटेंट्स हमने दो टाइप बताया। पहला हमने क्या बताया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के अंदर बताया, फिजिकल स्टेट। एक हमने क्या कहा था, गैसियस है, और दूसरा हमने क्या कहा था, पार्टिकुलेट है बेटा। गैसियस मतलब जो गैस की फॉर्म में होगा, और ये कौन सी फॉर्म में होगा, सॉलिड एंड लिक्विड की फॉर्म में होगा। और पार्टिकुलेट की अगर हम बात करेंगे, हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर दिए, एक हमने क्या कहा, सेटेबल, और एक हमने क्या कहा, सस्पेंडेड का। ओके बेटा, साइज के अकॉर्डिंग। फिर हमने क्या बात की, प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। एक हमने क्या कहा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट का, जो एयर में एज इट इज फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, उसे हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट का, डीडीटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, गैसेस का हमने। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो रिएक्ट हो जाते हैं, उसे हमने क्या कहा, सेकेंडरी रिएक्ट होने के बाद जो बनेंगे, इसमें हमने फोटोकेमिकल स्मोक बताया बेटा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस, पैन होती है, ओजोन होता है, और प्लस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अगर इंटेंसिटी कम होगी तो ब्राउन एयर, ज्यादा होगी तो ग्रे एयर के अंदर होगी वो। क्लियर है। फिर हमने यहाँ पे क्या बताई, एसिड रेन, जो मेन गैसेस होगी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वॉलेटाइल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे किससे रिएक्ट हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से। क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, और क्या बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड बना देंगे। ओके बेटा, और लास्ट में हमने क्या पढ़े, सोर्सेज में कहाँ से आते हैं, स्टेशनरी भी हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स भी हो सकते हैं, और एक्सीडेंटली अदर सोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट और इसकी रेमेडियल, या फिर अगर हम बात करेंगे इसका किस तरह से कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंटिव अलग पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट्स हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा।